तो हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट NCERT प्रॉब्लम्स और कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स इसमें यहाँ पे लेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस समझ सकते हो आप। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक से, ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट और द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो होता है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कोई हम मैथ्स में अज्यूम करते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू की, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज भी x y, या लेट द नंबर ऑफ बुक्स भी x और लेट द नंबर ऑफ बुक्स भी y। वैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अज्यूम करते हैं n। ओके, n यहाँ पे एक फंडामेंटल और नोटेशन बन जाती है फिजिक्स में, इसलिए हम यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ करते हैं। वैसे आप x इलेक्ट्रॉन्स y इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहीं से एक न्यू फार्मूला भी जनरेट होता है इस क्वेश्चन से, इसलिए हम यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। आपके NCERT बुक में भी ये दे रखा है क्वेश्चन। चलो, तो इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम, क्वेश्चन है कि अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, A से B में अगर कोई n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन टाइम t में, वही जो हमने डेफिनेशन लिखी थी पिछले अपने लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि इफ़ चार्ज q फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम t देन I इक्वल्स टू q बाई t। ठीक है, वही फार्मूला यूज़ करके हमें एक नया फार्मूला जनरेट करना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम A टू B इन टाइम t देन फाइंड द करंट I। तो हमें I फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करंट I। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, हमने पहले पढ़ा था कुछ फॉर्मूला पिछले लेक्चर में, I इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई T। अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन भी कर रखा है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलॉम्ब, ये आपको गिवन होता है। ठीक है, तो अगर I इक्वल्स टू Q बाई T है तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पे दे रखी है, 1 इलेक्ट्रॉन पे। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं n इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं I इक्वल्स टू Q बाई T, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। C का मतलब क्या हो गया, कोलॉम्ब। मैंने आपको बताया था Q किससे मेजर किया जाता है, कोलॉम्ब में मेजर किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, मेजर, इसकी यूनिट क्या होती है, कोलॉम्ब। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है n, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, n से कर देंगे। ओके, अपॉन टाइम t कितना दे रखा है, स्मॉल t मान लिया है यहाँ पे, तो हम स्मॉल t यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फिजिक्स में ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो वैल्यू होती है कोलम, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, E, ओनली E से डिनोट करते हैं। देखो, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हम मान लेते E, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की जगह क्या आ जाएगा, E, तो NE बाई T, ये क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ओके, तो एक हमारे पास एक न्यू फार्मूला आ गया है कि आपको ये लर्न करना है कि I इक्वल्स टू NE बाई T। क्या हो गया, I इक्वल्स टू NE बाई T। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है। अच्छा, अब आप ये देख लो, पहले फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू Q बाई T, अब क्या हो गया, I इक्वल्स टू NE बाई T। अगर मैं यहीं पे इसे स्मॉल लेटर्स में लिख लूँ कि I इक्वल्स टू Q बाई T, अगर T को भी स्मॉल लिख लूँ और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ
अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, ये तो एक नया फॉर्मूला आ गया। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, आई सेम है, टी सेम है, क्यू की जगह क्या आ गया, एन ई आ गया, तो इससे हमें क्यू का भी एक न्यू फार्मूला मिलता है। क्या मिलता है क्यू का न्यू फार्मूला? क्यू इक्वल्स टू एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई, ये एक न्यू फार्मूला मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको कोई यहाँ पे इस क्वेश्चन में नए फार्मूलाज मिले। एक तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी तो होता है, वहाँ से मिला आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू ई। इसमें एन आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन्स का हर्फ है ना, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। ठीक है, और ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये बताता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, आगे समझ में आपको। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे वायर दे रखा है इस शेप का। अब आप अज्यूम कर लो कि एक वायर है इस शेप का कुछ, जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ से कितना करंट लीव करेगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये एक वायर है इस शेप का, जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ कि आई बी 5 एम्पियर होगा, आई बी लेस देन 5 एम्पियर होगा, या आई बी ग्रेटर देन 5 एम्पियर होगा, तो आप क्या कहोगे, आई बी इक्वल्स टू 5 एम्पियर होगा, आई बी लेस देन 5 एम्पियर होगा, या आई बी ग्रेटर देन 5 एम्पियर होगा, ये आपको बताना है। तो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर करेंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे आके करंट कम हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो आई बी इज़ लेस देन 5 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक रूल याद रखना है। यहाँ पे रूल क्या होता है कि करंट एंटरिंग, जितना करंट एंटर करता है, करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। ओके, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, लीव भी करता है। आगे समझ में। तो करंट एंटर कितना कर रहा है, 5 एम्पियर। करंट लीव कितना हो रहा है, सिर्फ आई बी, मतलब आई बी, तो हमें आई बी की वैल्यू बतानी, तो आई बी की वैल्यू क्या आ गई, सेम 5 एम्पियर आ गई। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप सेकंड ऐसे भी समझ सकते हैं। यस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड एक्सप्लेनेशन, अनदर एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो आप सेकंड वे कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे करंट आई हो गया, क्यू चार्ज हो गया, टी टाइम हो गया। तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, एक टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो, करंट दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हो सकता है यहाँ पे कम टाइम में उतना चार्ज निकले, हो सकता है उसमें यहाँ पे उतने ज़्यादा चार्ज उतने ज़्यादा टाइम में निकले। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसका डिवीज़न आता है चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है करंट। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो आई बी इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, अब हम कुछ और क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, और ये मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन है। ये आपको हायर क्लासेस में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। 11th क्लासेस में, 11th में जब आप आएंगे, जब भी आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा 11th में भी, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए
constituting one coulomb of charge। जो 1 coulomb of charge में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था एक न्यू फॉर्मूला, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE होता है। ये निकल के कहाँ से आया था, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमने बताया था, ठीक है। वहाँ से I इक्वल्स टू NE/T आया था, और जब हमने कंपेयर किया था Q इक्वल्स टू क्या निकल के आया था, NE निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE होता है, जिसमें मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ Q क्या होता है। Q होता है चार्ज, कितना चार्ज है। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में आपको बताई गई थी, कितनी होती है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम्ब, ठीक है। आया समझ में। तो इससे हमें Q पता है, 1 कोलम ऑफ चार्ज दे रखा है, देखो आप देख लो क्या क्या दे रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कोलम ऑफ चार्ज, मतलब हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कोलम। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, तो हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहीं से ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, Q/E आ जाएगा, जिसमें Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 1 कोलम अपॉन E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻⁻18 का 18, तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपको भी पता होगा नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। हम कभी ये नहीं कहते कि आप कितनी टॉफ़ीज़ लाए, 2 kg टॉफ़ीज़ नहीं कहते, हमेशा कहते हैं कितनी टॉफ़ीज़ लाए, 2 टॉफ़ीज़ लाए, 3 टॉफ़ीज़ लाए, या 5 बिस्कुट्स लाए, ठीक है। तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके, आगे समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी आपका एक NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय फिलामेंट। फिलामेंट पता है आपको, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा होता है। ओके, तो अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर drawn a current of 0.5 ampere drawn by filament of electric bulb for 10 minutes. Okay, so find amount of electric charge। तो आपको amount of electric charge बताना कितना होता है। मीन्स यहाँ पे बड़ा सिंपल दे रखा है आपको कि आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। आपको 0.5 एम्पियर करंट दे रखा है और 10 मिनट्स दे रखे, मीन्स आई की वैल्यू भी दे रखी है 0.5 एम्पियर। ओके, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट्स। आपको पता है कि जो टाइम की यूनिट होती है वो किस में होती है, सेकंड में होती है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड हो गया, तो टोटल क्या हो गया 600 सेकेंड। हम वही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, आई इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। आई की वैल्यू क्या हुई, तो Q इक्वल्स टू IT क्या आ गया, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड। आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 5 से कितना होता है 30, 220 ये लग गया, और कितने के बाद पॉइंट है 1 के बाद, तो टोटल कितना आ गया 300 कोलॉम, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 300 कोलॉम। ओके, चलो हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट
आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, और मैंने आपको बताते भी आ रहा हूँ कंटिन्यूसली कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो आपको डिफाइन करना है, या क्वेश्चन ये भी बन जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो क्या होता है 1 एम्पियर? तो आंसर आएगा वही जो आपने डेफिनेशन याद करी है, बस उसी को आपको देख के लिखना है कि द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। एक करंट 1 एम्पियर कब कहलाता है? द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर जब कहलाता है इफ, वहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 कोलम ऑफ चार्ज। 1 कोलम, जब एक कोलम चार्ज फ्लो करता है, एंड 1 कोलम ऑफ, इफ 1 कोलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी पार्टिकुलर एरिया, थ्रू एनी पार्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड, तब क्या कहलाता है? करंट 1 एम्पियर कहलाता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।